तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं ताम्र पाषाण काल की, जिसे हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ताम्र पाषाण काल की, जिसे चालकोलिथिक एज भी हम कहते हैं। कहा जाता है इस काल के बारे में कि नवपाषाण युग का ये अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। किसमें? ताम्र पाषाण काल में। तो इस टॉपिक की हम बात करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट्स मटेरियल प्रोवाइड करता हूं जो कि आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम? ताम्र पाषाण काल के बारे में। ताम्र पाषाण, जिसे चालकोलिथिक एज भी कह देते हैं। कहा जाता है जो नवपाषाण युग की बात करें तो जो नवपाषाण युग का जो अंत में होते होते नवपाषाण युग का अंत होते होते जो धातुओं का प्रयोग क्या हो गया था? आरंभ हो गया था। कब में? नवपाषाण काल का जो अंत बोले तो एंडिंग रीजन में क्या होने लगा था? धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। ठीक है। पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है। कहा जाता है कि जो नवपाषाण युग था तो उसका जो एंडिंग रीजन था, एंडिंग में क्या होता? अंत में होते होते उसमें धातुओं का प्रयोग होने लगा था। और पत्थरों के साथ साथ किसके? धातुओं के रूप में जो कॉपर होता है उसके उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। बोले तो कॉपर से कुछ धातुआं बनाई जाने लगी थी। ठीक है। कहा जाता है जो ताम्र पाषाण युग को क्या? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। कहा जाता है जो चालकोलिथिक एज के जो लोग थे, पीपल थे, वो कैसे थे? ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। कहा जाता है जो ताम्र पाषाण कालीन युग के जो लोग थे वो ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पर क्या होता था? जहाँ पर पहाड़ी ज़मीन या नदियाँ थीं। ऐसी जगह पर वो अपना निवास स्थल रखते थे। ठीक है। और कहा जाता है कि भारत में इस अवस्था से समृद्ध स्थल दक्षिण पूर्वी, जो कि राजस्थान में, पश्चिम मध्य प्रदेश और कहा जाता है पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाए गए हैं। कहा जाता है जो ताम्र पाषाण कालीन जो युग के जो लोगों की बात करें तो भारत में इस अवस्था को समृद्ध कहाँ किया गया है? राजस्थान में, जो कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में, और पश्चिम मध्य प्रदेश में, पश्चिम महाराष्ट्र में, दक्षिण पूर्व भारत में पाए गए हैं। क्या? ताम्र पाषाण कालीन युग के जो समृद्ध स्थल। ठीक है। और राजस्थान में आहार और गीलुंड कहा जाता है। राजस्थान में आहार और गीलुंड में उत्खनन हुआ है। किसमें? आहार जो दालें होती हैं और गीलुंड में क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है। जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। जो कहाँ पर है? बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। कहा जाता है राजस्थान में आहार और गीलुंड में उत्खनन हुआ है, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन में उत्खनन हुआ है। किसमें? पश्चिम मध्य प्रदेश में जो मालवा का रीजन है उसमें कायथा और एरन में क्या हुआ? उत्खनन हुआ है। ठीक है। और कहा जाता है मालवा से जो प्राप्त मृत भांडों को ताम्र पाषाणीय मृत भांडों में उत्कृष्ट माना गया है। कहा जाता है जो मालवा से जो प्राप्त हुए हैं मृत भांडों को किसमें? ताम्र पाषाणीय बोले तो चालकोलिथिक एज में इसे मृत भांडों में क्या किया गया है? उत्कृष्ट माना गया है। क्या माना गया है? चालकोलिथिक एज में मृत भांडों को क्या माना गया? उत्कृष्ट माना गया। बोले तो उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है। उत्खनन क्या होता है? पैदावार, जिसकी बोले तो रचना की गई हो उसे हम उत्खनन कह देते हैं। ठीक है। और कहा जाता है जो पश्चिम महाराष्ट्र के
पश्चिम महाराष्ट्र के जोरवे कहा जाता है, पश्चिम महाराष्ट्र के क्या है, जोरवे है, तो पश्चिम महाराष्ट्र के जोरवे। और कहा जाता है नेवास एवं दैमाबाद जो अहमदनगर में है, कहाँ पर है, अहमदनगर में। कहा जाता है पश्चिम महाराष्ट्र के जोरवे, पश्चिम महाराष्ट्र के कहाँ, जोरवे। और नेवासा, नेवासा एवं दैमाबाद, नेवासा कहाँ है, नेवासा एवं दैमाबाद के कहाँ, अहमदनगर में। और चंदौली, सोनपुर, इनाम गाँव, जामगांव, प्रकाश और नासिक में क्या हुए हैं, विस्तृत उत्खनन किए गए हैं। किसके, कहा जाता है कि जो पश्चिम महाराष्ट्र के जोरवे में नेवास और दैमाबाद जो अहमदनगर में है, और चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, जामगांव, प्रकाश और नासिक में विस्तृत क्या मिले हैं, इसके उत्खनन किए गए हैं। ठीक है, कब, किस काल में, ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, और कहा जाता है ये सभी स्थल कैसे हैं, जोरवे संस्कृति के हैं। कैसे हैं, जोरवे संस्कृति के हैं। और जो जितने भी ये स्थल मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन में, वो कैसे हैं, जोरवे संस्कृति के हैं। कैसे हैं, जोरवे संस्कृति के हैं। तो कहा जाता है जो जोरवे कहा जाता है जो पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे में नेवासा एवं दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, जामगांव, प्रकाश और नासिक में जो विस्तृत उत्खनन किए गए हैं, वो ये सभी स्थल कैसे हैं, जोरवे संस्कृति के। कैसे हैं, इन्हें जोरवे संस्कृति के कहा जाता है। और जो जोरवे एक अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा प्रवरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। जो आपका जोरवे है, जोरवे कहाँ पर स्थित है, अहमदनगर जिले में। कहाँ पर, अहमदनगर जिले में। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा जो कहाँ पर है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, क्या, जोरवे। ठीक है, और आगे बात करें कि इस अवस्था के अनेक पूर्व कहा जाता है जो ताम्रपाषाण कालीन में इस अवस्था के अनेक पूर्वी भारत में अनेक स्थल कहाँ पर, पूर्वी भारत में। जो चालकोलिथिक एज के जो अनेक स्थल कहाँ, पूर्वी भारत, विंध्य क्षेत्र या पश्चिम बंगाल जिसे वीरभूमि कहा जाता है, बिहार जिसे इस बिहार में चिरांद, सोनपुर, ताराडी, और पूर्व के उत्तर प्रदेश में रेवराडिया, नोहान, और दक्षिण भारत तथा राजस्थान की बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पड़ते हैं। कहा जाता है इसके जो अनेक स्थल हैं, जैसे कि पूर्वी भारत की बात करें जिसमें विंध्य क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल जिसे वीरभूमि, और बिहार चिरौद, सोनपुर, ताराडिया ये बिहार में है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है रेवराडिहा, नोहान, और दक्षिण भारत का है तथा क्या, दक्षिण भारत तथा राजस्थान के बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पड़े हैं इसके जो अनेक स्थल। ठीक है, किसके, ताम्र बोले तो चालकोलिथिक एज के जो ताम्र बोले तो अनेक जो स्थल हैं वो कहाँ पर हैं, वो राजस्थान और बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पड़े हैं। और जो आहार संस्कृति का काल कहा जाता है, जो आहार संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच के काल को क्या कहा जाता है, आहार संस्कृति का काल कहा जाता है। आहार संस्कृति का काल कहा जाता है जिसमें उत्पकता क्या हो गई थी, जिसमें जो उत्पादनता बढ़ गई थी। ठीक है, और गीलुंड कहा जाता है, गीलुंड इसका स्थायी केंद्र है। कहा जाता है गीलुंड इसका स्थायी केंद्र है जहां तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। किसमें, गीलुंड में इसका एक स्थायी केंद्र रहा है ताम्रपाषाण कालीन में आहार संस्कृति का। जहाँ पर क्या मिलते हैं, जहाँ पर तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं, जहाँ पर तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। और कहा जाता है जो ताम्रपाषाण युग के लोग गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस पालते थे। क्या क्या पालते थे, ताम्र बोले से चालकोलिथिक एज के जो लोग हुआ करते थे वो गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस पालते थे। ठीक है, और जो हिरन का शिकार करते थे, किसका शिकार करते थे, चालकोलिथिक एज के जो लोग हिरन का शिकार करते थे। और ऊँट के अवशेष भी मिले हैं। कहा जाता है जो चालकोलिथिक एज में ऊँट के अवशेष मिले हैं, और यह स्पष्ट नहीं होता कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं। और ये अभी तक क्या नहीं हुआ, ताम्रपाषाण कालीन में ये क्या नहीं हुआ था, स्पष्ट नहीं हुआ था कि वो घोड़े से परिचित थे या नहीं, मतलब घोड़े की उन्हें पहचान थी या नहीं थी। कहा जाता है वे गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग, मटर, जो रागी,
जो मड़ुआ, रागी को मड़ुआ कहा जाता है, और अलसी तथा कपास उगाते थे। जो चालकोलिथिक एज के जो लोग हुआ करते थे या ताम्र पाषाण युग के जो लोग हुआ करते थे, वो गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी और अलसी, कपास उगाते, ठीक है, इसकी खेती करते थे। कब के? चालकोलिथिक एज के जो लोग हुआ करते थे। कहा जाता है वे मछली पकड़ने के कांटे, कहा जाता है वे मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग करते थे। तो कहा जाता है वे मछली पकड़ने के लिए किसका? कांटे, जिसे बंसी कहा जाता है, बंसी कहा जाता है, कांटे, बंसी का प्रयोग करते थे। वे अपना घर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। आहार के लोग, कहा जाता है आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। कहा जाता था वे क्या करते थे? वे मछली पकड़ने के कांटे, जैसे कांटे, बंसी का प्रयोग करते थे, और वे अपना घर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। जो आहार के लोग हुआ करते थे, आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहा करते थे। वे तांबे तथा शिल्पकर्म, वे तांबा कहा जाता है, तांबे का शिल्पकर्म और पत्थर का कार्य भी करते थे। जो ताम्र पाषाण काल के जो लोग हुआ करते थे, वे तांबे का शिल्पकर्म और पत्थर का कार्य भी करते थे। वे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। कहा जाता है जो ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे, वे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वस्त्र निर्माण से भी वे क्या थे? सुपरिचित थे। कहा जाता है जो वस्त्र निर्माण से वे क्या थे? सुपरिचित थे। कैसे थे? सुपरिचित थे, ठीक है। और कहा जाता है वे क्या करते थे? कहा जाता है लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थिति में क्या करते थे? कहा जाता है जो उत्तर दक्षिण की बात बताएं, ताम्र पाषाण कालीन के जो लोग हुआ करते थे उत्तर दक्षिण में, वो क्या करते थे? जो मरे मृतक लोगों को क्या? अस्थि कलश में रखकर, किसमें? अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे क्या करते थे? गाड़ देते थे। बोले तो कहाँ के? उत्तर दक्षिण के जो लोग हुआ करते थे, ताम्र पाषाण कालीन युग के जो लोग थे उत्तर दक्षिण के, तो वो क्या करते थे? मृतक लोग को अस्थि कलश में रखकर घर में फर्श के नीचे क्या करते थे? गाड़ देते थे या दफना देते थे। कहा जाता है जो ताम्र पाषाणीय लोग, कहा जाता है जो ताम्र पाषाणीय लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। कहा जाता है जो ताम्र पाषाणीय लोग हुआ करते थे, वो किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे। और जो अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियाँ भी पूजी जाती थी। कहा जाता है इसी काल में जो अनेक कच्ची मिट्टी की कैसी नग्न पुतलियाँ भी पूजी जाती थीं। कब? चालकोलिथिक एज में। तो कहा जाता है चालकोलिथिक एज में मात्र देवी की पूजा किया करते थे और नग्न पुतलियों की भी पूजा किया करते थे चालकोलिथिक एज के जो लोग हुआ करते थे। और जो बस्तियाँ छोटी और बड़ी होती थी, कहा जाता है इनकी जो बस्तियाँ हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी? छोटी और बड़ी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? छोटी और बड़ी बस्तियाँ हुआ करती थीं। और इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त जो ताम्र वस्तुएं हैं वो क्या है? तीर की नोक, बर्छे के फल और बंसिया, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि। और इस सभ्यता की खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ है? कहा जाता है तीर की नोक और बर्छे के फल और बंसिया और सेल्ट और कंगन, छेनी आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चालकोलिथिक एज की खुदाई से। और यहाँ क्या कहता है? यहाँ गैरिक मृत भांड, जिसे OCP भी पाया जाता है, गैरिक मृत भांड भी पाया जाता है। कैसा है? यहाँ गैरिक मृत भांड भी पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है? गैरिक मृत भांड भी पाया जाता है। जो गैरिक मृत भांड है, यहाँ एक लाल अनुलेपित, कहा जाता है यहाँ एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा होता है। कहा जाता है यह एक क्या होता है? यह जो अमृत भांड है, यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो कि अक्सर काले रंग से
रंगा होता है और प्राय कलश के कहा जाता है, प्राय कलश के आकार में होता है। किस आकार में होता है? कलश के आकार में होता है। किस आकार में होता है? यह मृत भांड कलश के आकार में होता है और यह कहा जाता है यह एक लाल लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा होता है और प्राय कलश के आकार में होता है। और कहा जाता है तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाणीय बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कहा जाता है तिथिक्रम की दृष्टि से, किसकी? तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाणीय बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। और कुछ प्राक हड़प्पीय कहा जाता है, कुछ प्राक्य हड़प्पीय हैं जो कुछ हड़प्पा कालीन तो कुछ हड़प्पेतर हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाणीय बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पीय हैं और कुछ कैसी हैं? हड़प्पीय सभ्यता की, हड़प्पीय की हैं या हड़प्पा कालीन की हैं, और कुछ कैसी हैं? हड़प्पेतर की हैं। कुछ किसकी हैं? कुछ हड़प्पेतर की हैं कहा जाता है। ठीक है। और राजस्थान का जो कालीबंगा और हरियाणा का बनवाली प्राक हड़प्पीय ताम्र पाषाणीय अवस्था की हैं। तो कहा जाता है कि जो राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनवाली प्राक्य हड़प्पीय ताम्र पाषाणीय अवस्था की है। और जो कोट दीजी और कायथा की संस्कृति जो हड़प्पा कालीन की है, जो कोट दीजी और कायथा की जो संस्कृति है वो हड़प्पा कालीन की है। ठीक है। और ये आपसे इम्पोर्टेंट से, ये आपसे ज़रूर पेपर्स में पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनवाली प्राक कब के हैं? हड़प्पीय ताम्र पाषाणीय अवस्था के हैं। ठीक है। और कोट दीजी किसकी? कोट दीजी और कायथा की संस्कृति कैसी है? हड़प्पा कालीन है। कैसी है? हड़प्पा कालीन है। ठीक है। और कहा जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है, कैसा? ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाणीय युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े। कहा जाता है ऐसा प्रतीत होता है कि जो ताम्र पाषाणीय युग के कुछ कृषक जो किसान हुआ करते थे वो समुदाय सिंधु के कैसे बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और वे नगरों की स्थापना में सफल हुए। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए। कैसा? चालकोलिथिक एज के रूप में ये पूछ लिया जाएगा कि ऐसा प्रतीत होता है ताम्र पाषाणीय युग के जो कुछ कृषक समुदाय के लोग सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों में, सिंधु के कैसे बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े और कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया। किसका? कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और वे नगरों की स्थापना में क्या हो गए? सफल हो गए। कांसे का ज्ञान प्राप्त किया और वे नगरों की स्थापना में सफल हो गए। कौन? जो ताम्रपाषाण युग के जो लोग हुआ करते थे। कौन से? कृषक समुदाय के। ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। और जो ताम्रपाषाणीय संस्कृतियाँ की बात करें तो ताम्रपाषाणीय संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व तक बनी रहीं। कहा जाता है जो ताम्रपाषाणीय संस्कृतियाँ की बात करें तो ये 1200 ईसा पूर्व तक बनी रहीं। इसके लुप्त होने का कारण 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की मात्रा में कमी आना माना जाता है। कहा जाता है जो ताम्रपाषाणीय काल की जो संस्कृतियां थीं वो 1200 ईसा पूर्व तक बनी रही थी, लेकिन बाद में कहा जाता है ये लुप्त हो गई थी। और इसके लुप्त होने का एक कारण था कि 1200 ईसा पूर्व में क्या हो गई थी? वर्षा की मात्रा में कमी हो गई थी। इसके कारण जो ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्राय समूचे देश में कैसा था? ताम्रपाषाणीय संस्कृतियाँ प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि जो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों को, सिर्फ जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों को छोड़कर, तो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले, कैसे? जलोढ़ मिट्टी वाले जो मैदान थे और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्राय जो समूचे देश में कैसा था? ताम्रपाषाणीय संस्कृति प्राप्त हुई थी।
कैसी संस्कृति प्राप्त हुई थी? ताम्र पाषाणीय संस्कृति प्राप्त हुई थी। किसे छोड़कर? जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों को छोड़कर और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर समूचे देश में कैसी? ताम्र पाषाणीय संस्कृति प्राप्त हुई थी। और इस युग में लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदियों तटों पर घर बनाए थे। और कहा जाता है जो ताम्र पाषाणीय काल के बोले तो चालकोलिथिक जो एज के जो लोग थे उन लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर और नदी तटों पर क्या बनाए थे? नदी तटों पर घर बनाए थे। किसके? चालकोलिथिक एज के लोगों ने। और कहा जाता है बेलघु पाषाण कैसे कहा जाता है? बेलघु पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयुक्त करते थे। बेलघु पाषाण उपकरणों के साथ कैसे? लघु पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयोग करते थे। कौन? ताम्र पाषाणीय काल के लोग। और वे चाकों पर बने काले लाल मृत भांडों का भी प्रयोग करते थे। तो कहा जाता है वे चाकों पर बने काले लाल मृत भांडों का भी प्रयोग करते थे। उनकी प्राक कांस्य अवस्था से लगता था और उनका जो प्राक्य था वो कांस्य अवस्था से लगता था कि उन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों का प्रयोग किया था। ठीक है, कहा जाता है उनका जो प्राक्य था वो कांस्य अवस्था से लगता था। किसका अवस्था से लगता था? ताम्र पाषाणीय काल के लोगों का। और कि उनका जो सर्वप्रथम चित्रित जो मृत भांडों का प्रयोग किया था, उसने सर्वप्रथम जो चित्रित का प्रयोग किया था वो चित्रित मृत भांडों का प्रयोग किया था। इस कारण उनका जो प्राक्य कांस्य अवस्था से लगता था। कैसे अवस्था से लगता था? कांस्य अवस्था से लगता था। और कहा जाता है वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृत भांडों का प्रयोग करते थे। कहा जाता है वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृत भांडों का प्रयोग करते थे। लोटा एवं थाली दोनों उनके द्वारा प्रयुक्त होता था। जो लोटा थाली थी वो दोनों उनके द्वारा प्रयोग होता था। ताम्र पाषाण काल में पशुपालन की बात करें तो गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरण, ऊँट वे पाला करते थे ताम्र पाषाण काल के लोग। और कहा जाता है जो कायथा जो मालवा रीजन में है और एरन जो मध्य भारत और उनकी सबसे पुरानी बस्तियां हैं। कहा जाता है जो ताम्र पाषाणीय काल के जो लोग थे, चालकोलिथिक एज के जो लोग थे, उनकी जो सबसे पुरानियां बस्ती कहाँ मिलती हैं? कायथा और एरन में मिलती है। तो कायथा कहाँ है? मध्य प्रदेश के मालवा में है और कायथा एरन भी मध्य भारत में है। और कहा जाता है उन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए थे। जो ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे, चालकोलिथिक एज के जो लोग थे, उन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले बड़े बड़े गांव बसाए थे। कैसे बड़े बड़े गांव बसाए थे? और जो ताम्र पाषाणीय लोग पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके। कहा जाता है जो ताम्र पाषाणीय काल के जो लोग हुआ करते थे उन्होंने पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके। वे वृत्तित कृषि भी ना कर सके। वे क्या नहीं कर सके? वे विस्तृत कृषि भी ना कर सके। और कहा जाता है हल और फावड़ा ना होने से वे केवल झूम खेती कर पाते थे। कहा जाता है कि उनके पास फावड़ा और हल ना होने के कारण वो कैसी खेती करते थे? झूम खेती करते थे, क्योंकि वो विस्तृत कृषि ना कर सके थे। कैसी? एक विस्तृत बोले तो अपनी टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, ऐसी खेती नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास हल और फावड़ा ना होने के कारण उनने कैसी खेती करना स्टार्ट की थी? झूम खेती कर पाते थे। ठीक है, और जो कांसे के उपकरणों के प्रयोग से जो क्रेट, मिस्र और मेसोपोटामिया, मिस्र और जो मेसोपोटामिया और सिंधु में घाटी की जो प्राचीनतम सभ्यता के विकास में सहायता मिली। कहा जाता है कांसे के उपकरणों के प्रयोग से, किसके? कांसे के उपकरणों के प्रयोग से जो क्रेट, मिस्र और मेसोपोटामिया और सिंधु में घाटी की जो प्राचीनतम सभ्यता के विकास में सहायता मिली। और जो ताम्र पाषाणीय लोग
लिखने की कला नहीं जानते थे। कहा जाता है जो ताम्र पशाड़िया के जो लोग थे वो लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे। कहा जाता है जो ताम्र पशाड़िया लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य योगिन लोग क्या करते थे, नगरवासी हो गए थे। और जो कांस्य योगिन जो लोग थे वो क्या हो गए थे, नगरवासी हो गए थे। ये आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ताम्र पशाड़िया के जो लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, और जबकि जो कांस्य युगीन लोग हुआ करते थे उन्होंने क्या कर लिया था, वे नगरों में रहते थे और नगरवासी हो गए थे। ठीक है। और जो ताम्र पशाड़िया गैरिक मृत भांड वाले लोग, कैसे ताम्र पशाड़िया में जो गैरिक मृत भांड वाले जो लोग थे वो हड़प्पा वासियों के सम सामयिक थे। कैसे थे, हड़प्पा वासियों के सम सामयिक थे और वे जिस क्षेत्र में रहते थे वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। कहा जाता है जो ताम्र पशाड़िया के जो गैरित मृत भांड वाले जो लोग थे वो हड़प्पा वासियों के सम या सामयिक थे, क्योंकि वे जिस क्षेत्र में रहते थे वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। वह कहाँ नहीं था, हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। और नबदा टोली, जो नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्या है, नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पशाड़िया पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। कहा जाता है जो नबदा टोली, किसकी बात कर रहा हूँ, नबदा टोली की बात कर रहा हूँ। ये आपसे इम्पोर्टेंट से पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि जो नबदा टोली है वो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्या है, ताम्र पशाड़िया पुरास्थल है। क्या है, चालकोलिथिक एज का एक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। जो कहाँ पर है, इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। कैसे मिले हैं, यहाँ पर मिट्टी और बांस और फूस के बने चौकोर एवं कैसे वृत्ताकार घर मिले हैं, गोल टाइप में घर मिले हैं। कहाँ पर, नबदा टोली में। कहाँ पर, नबदा टोली पर। तो नबदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्र पशाड़िया युग का क्या है, पुरास्थल है जो इंदौर के निकट है। जो कहाँ पर है, इंदौर के निकट है। जो कहाँ पर है, इंदौर के निकट है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मृत भांड लाल काले रंग के हैं और यहाँ के जो मृत भांड हैं वो लाल काले रंग के हैं, जिन पर जयामितीय अरिरत उत्कीर्ण है। जिन पर क्या है, जयामिति अरिरत क्या है, उत्कीर्ण है, बोलो तो छपा है इन पर। ठीक है, एक लोगो है। कहा जाता है यहाँ के मृत भांड काले कहा जाता है यहाँ के जो मृत भांड हैं वो लाल काले रंग के हैं, जिन पर जयामिति अरिरत उत्कीर्ण है। तो कहा जाता है जो नबदा टोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पशाड़िया पुरास्थल है जो इंदौर के निकट पर है। जो कहाँ पर है, जो इंदौर के निकट स्थित है। और यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। ठीक है, इस कारण नबदा टोली क्या है, महत्वपूर्ण ताम्र पशाड़िया युग का क्या है, पुरास्थल है। और कहा जाता है यहाँ के जो मृत भांड वो लाल काले रंग के हैं, जिन पर जयामिति अरिरत उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये किसका टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ये था आपका जो ताम्र पशाड़िया काल था। क्या था, ताम्र पशाड़ काल था, जिसे हम चालकोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स, जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस बन सकते थे तो वो मैंने उन पर चर्चा अच्छे से कर दी है। ठीक है, यहाँ से ही इतना ही आपसे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स के रूप में कभी भी पूछ लिया जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक शेयर करें। और जहां पर आपको लगे कि मुझे इस टॉपिक की ज़रूरत है या इस टॉपिक को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं उस टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे रिलेटिव में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई सी भी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।